नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी प्रथम गौण हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको विदित करना चाहती हूँ फिर से कि हमारा पाठ्यक्रम शुरू हो उससे पहले आपको हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आपको पता चले और आप साहित्य के बारे में अवगत हो, उसके लिए हमने हिंदी साहित्य के इतिहास पर इतने वीडियो प्रस्तुत किए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया तो सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि आदिकाल, आदिकाल के बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल और रीतिकाल के बाद आधुनिक काल का जन्म हुआ। किस प्रकार काल के परिवर्तित होने से रचना भी परिवर्तित होने लगी, उस पर भी हमने चर्चा की थी। हर एक रचना के पीछे जो है उस युग की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। उन परिस्थितियों में बदलाव आता है तो रचना में भी बदलाव आता है। जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि रीतिकाल में मुगलों का शासन बढ़ने लगा, अंग्रेजों का आक्रमण होने लगा, ये सब धीरे धीरे इस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगी कि रचना में भी परिवर्तन आने लगा। भक्तिकाल का साहित्य रीतिकाल में यानी रीतिकाल की विषय वस्तु उनकी बदल गई। रीतिकाल के बाद आधुनिक काल का साहित्य हमारे सामने आता है। 1857 से लेकर अब तक का जो काल है वो आधुनिक काल है। भले थोड़े अब तक के काल में से नव्योत्तर काल, आधुनिक काल में एक नव्योत्तर काल को भी हम ले सकते हैं, मगर आधुनिक काल जो है वो पूर्ववर्ती सभी युगों से एक बहुत ही परिवर्तित काल है। कैसे? तो मैंने आपको गत वीडियो में समझाया था कि आदिकाल में रचनाकार का केंद्र कौन था? राजा था। कवि को केवल राजा को ध्यान में रखकर ही रचना करनी थी आदिकाल में। भक्ति काल में भगवान को केंद्र में रखकर रचना करते थे। भगवान ही उनकी कविता का एक आधार था और भगवान ही सर्वस्व थे और उसी के आधारित उनको रचना करनी थी। भले उस वक्त मुगलों का शासन था, मुगल अत्याचार करते थे, मगर भक्तिकाल के वीर और हिम्मत वाले और बहुत ही उदार दिल के धार्मिक संत कवियों ने, सूफी कवियों ने किसी का भी नहीं सुना और वो परमात्मा को आश्रित यानी परमात्मा से आश्रित बनकर कविता रचने लगे। तो भक्तिकाल में कवि के जो आश्रय थे यानी कि उनके जो आधार थे, उनका केंद्र बिंदु था भगवान। उसके बाद रीतिकाल, रीतिकाल में फिर से कवि राजाश्रित हो गए और उनका केंद्र बिंदु बन गया राजा और ज़्यादातर स्त्री का श्रृंगार वर्णन, सौंदर्य वर्णन और संयोग और वियोग वर्णन। संयोग और वियोग शब्द आपने यदि न सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि श्रृंगार वर्णन में दो पक्ष होते हैं, संयोग वर्णन और वियोग वर्णन। संयोग का मतलब जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से मिलते हैं तब जिस परिस्थिति का निर्माण होता है और उसका जब वर्णन किया जाए तो वो संयोग वर्णन है। और वो प्रेमी और प्रेमिका जब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तब विरह की बहुत ही मार्मिक दशा का वर्णन जब होता है तो वो वियोग वर्णन। तो ऐसे श्रृंगार वर्णन में ही रीतिकाल की परंपरा आगे बढ़ी और कवि का केंद्र बिंदु या तो श्रृंगार वर्णन करना था या तो राजा को खुश करना था। अब समय आया आधुनिक काल। मैंने आपको कहा कि 1850 में जैसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, उन्होंने बहुत ही बचपन से ही समझ लिया कि किस प्रकार अंग्रेजी शासन में हमारी प्रजा जो है वो गुलामी के जंजीरों में जकड़ गई है। इसी अंग्रेजों की कूटनीति, उनके शासक पक्ष की अंधकारमय नीति का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विरोध किया। उसी अंग्रेजों का विरोध किया और भारतेंदु मंडल की स्थापना करके अंग्रेजों की कूटनीति, उनके शासनों के विरोध में और उनकी जो भी नीतियां थी उनके विरोध में उन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं और नाटकों का निर्माण किया। बहुत विद्रोह का सामना उनको करना पड़ा। यहाँ तक
अपने पिता जो है, पिता के संपत्ति से भी उनको निकाल दिया गया। फिर उन्होंने स्वतंत्र रूप से भी रचनाएं की, स्वतंत्र रूप से एक छापखाना भी बनाया। उस छापखाने को अंग्रेजों द्वारा सुलगा भी दिया गया। फिर भी वो अपनी साहित्य रचना में निरंतर व्यस्त रहे और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे साहित्य प्रेमी भारतेंदु हरिश्चंद्र कम उम्र में दवाई न कर सकने के कारण जर्जर स्थिति में उनकी मृत्यु हुई। अब सोचिए, अपने पिता की संपत्ति का त्याग केवल और केवल देश की भलाई के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले आंदोलनकारी में भी हमारे हिंदी साहित्य की ये जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा बहुत सारे कवि और लेखक हुए जिन्होंने आधुनिक काल में अपनी रचनाएं के द्वारा बहुत अच्छा योगदान दिया। अब विद्यार्थी मित्रों, आधुनिक काल में कैसे रचनाएं हुई? तो आधुनिक काल में काव्य हो या गद्य हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गद्य की शुरुआत या गद्य का आविष्कार किस युग में हुआ? तो आधुनिक युग में, आधुनिक काल में। तो गद्य की रचना हो या काव्य की रचना हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि आधुनिक काल में उन रचनाओं का केंद्र और उस रचना का मुख्य विषय बना मनुष्य। मनुष्य की वो संवेदना बनी जिससे आधुनिक काल का एक रचना का युग परिवर्तित हो गया। कि किसान जो है वो बहुत मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मगर वो अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहा। तो उस किसान की करुण गाथा पर गोदान उपन्यास रचा गया। एक सामान्य स्त्री है कि जो पढ़ना लिखना चाहती है और बहुत आगे बढ़ना चाहती है, बहुत ही पढ़ने लिखने में होशियार है, मगर उसका बेमेल विवाह हो जाता है और बहुत ही उससे पिता की उम्र के व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो जाती है। तो निर्मला उपन्यास रचा गया। ऐसे भिक्षुक यानी भिखारी जो हमारे दरवाजे पर आते हैं और हम उसको बहुत धिक्कार से उसके साथ बात करते हैं, तब कवि का हृदय उस भिक्षुक से इस प्रकार से संवेदित हो उठा और उन्होंने, निराला जैसे कवि ने भिक्षुक कविता का निर्माण किया। आप सोचिए कि रचना का केंद्र बिंदु क्या बना? मनुष्य। केवल मनुष्य नहीं, आपको बहुत ताज्जुब होगा। उस रचना का केंद्र बिंदु, आधुनिक काल की रचना का केंद्र बिंदु प्रकृति, जीव जंतु, मनुष्य, यहाँ तक एक ऐसी स्थिति भी हुई जो स्थिति कभी भी आपने सोची ना हो। फिर वो बेरोजगारी की स्थिति हो, फिर वो बहुत ही एक बेटे यानी कि एक बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के बिछड़ने पर बहुत अकेला बन जाता है। डाइवोर्स की समस्या पर आपका बंटी उपन्यास है, वो उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का वर्णन है। तो ऐसी स्थिति के वर्णन पर उपन्यास, नाटक, कहानी रचे गए। कोई मजदूर जो है वो ब्राह्मण के बुलाने पर जाता है, मगर वहाँ काम करते करते उसको पानी भी नहीं दिया जाता और वो मृत्यु के निकट पहुँच जाता है। तब ऐसे मजदूर की करुण गाथा पर भी सदगति जैसी कहानी रची गई, जिनके सम्राट हमारे उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट प्रेमचंद है। एक छोटा बच्चा जो अपनी अम्मा के लिए जो है चिमटा लेने के लिए मेले में पैसा मिलने पर भी, यानी उसको पैसा घर से ही दिए गए थे कि पैसे से तुम अपने खिलौने लाना, बहुत छोटा बच्चा है। अब मेले में जाकर इतनी अच्छी अच्छी जो है मिठाई खानी हो, अच्छी अच्छी बात करनी हो, वहाँ अच्छे अच्छे खिलौने खेलने हो और बहुत ही जो है घूमना हो, मगर उसमें वो पैसे नहीं बर्बाद करता। उसको याद आता है कि उसकी अम्मा जो है वो बहुत ही जल जाती है रोटी करते वक्त, क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं है। ऐसी गरीब परिस्थिति में पला बड़ा बच्चा जो है वो किस प्रकार एक संवेदनशील व्यक्तित्व का है और चिमटा खरीदता है, उस पर कहानी रची गई ईदगाह। तो ऐसे संवेदनशील बातों पर जहाँ आपका मन एक प्रकार से मर्म से जग उठे, ऐसी रचनाएं आधुनिक काल में होने लगीं। आधुनिक काल की रचना हमारे हिंदी साहित्य की ऐसी देन है कि जिसमें रचनाकार यानी कि कवि हो या लेखक हो,
गद्य रचनाकार हो या पद्य रचनाकार हो, उनका केंद्र बिंदु कोई भी स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ केंद्र बिंदु है। क्योंकि वो जो भी रचना करता है वो आहत होकर, संवेदनशील होकर करता है, किसी पैसे के लिए या किसी से आश्रित होकर, डर कर और किसी को खुश रखने के लिए वो रचना नहीं करता। और इसी कारण आधुनिक काल का साहित्य एक ऐसा साहित्य है जो हमारे भारत देश में एक अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे सामने आता है। सबसे बड़ी आधुनिक काल के साहित्य की देन ये है कि शुरुआत, यह साहित्य स्वतंत्रता के लिए लिखा गया, जन जागृति के लिए इस साहित्य ने इतना अपना योगदान दिया कि जिससे हमारा देश आज़ाद हो सके। स्वतंत्रता के प्रति जागरूक साहित्य है कि जिसके कारण हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आपको लगता होगा कि महान चिंतकों के कारण या नेताओं के कारण या राजकारणियों के कारण हमें स्वतंत्रता मिल गई, मगर ऐसा नहीं है। उन सभी नेताओं और सभी क्रांतिकारी और सभी आंदोलनकारों के साथ साथ हमारे साहित्यकार ने भी बहुत मेहनत की है। उन्होंने कम मेहनत नहीं की है। हमारे साहित्यकारों ने अपने साहित्य में इस प्रकार की ज्वाला जगाई है जिससे जनता आंदोलित हो उठे। जो जनता सुषुप्त सो गई थी, बहुत डर गई थी, उसको भी उन्होंने जगाया और हिम्मत दी और उसी को भी आंदोलन के लिए जागरूक किया। तो एक रचना में एक प्रकार की ऐसी शक्ति होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को मर्म से आहत कर देता है और वही रचना बहुत सफल मानी जाती है। मैं आपको एक उदाहरण दूँ। आप कोई नाटक देखते हैं, आप कोई सीरियल देखते हैं या फिल्म देखते हैं, तो कभी कभी उसके विषय वस्तु से आप इस प्रकार से बह जाते हैं कि आप कभी कभी रो भी पड़ते हैं, कभी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो वो क्या है? वो रचनाकार की कलाशीलता है कि जिसके कारण वो आपको इस प्रकार से रचना में डुबो देता है कि आप खुद जैसे ऐसा लगता है कि आपके सामने ये सत्य घटना बन गई है और फिर आप उसमें डूब जाते हैं। तो रचना की यही कल्पनाशीलता, यही सौंदर्यमयता और यही जो सत्यता है वो आधुनिक काल के साहित्य में दिखाई देती है। आधुनिक काल के साहित्य का केंद्र बिंदु एक आम आदमी है, एक सामान्य आदमी है और इसी साहित्य ने स्वतंत्रता के लिए जो जुम्बेश उठाया और जिस प्रकार से उन्होंने साहित्य रचना की, और कहा जाता है कि सभी आंदोलन में ये साहित्य का आंदोलन भी बहुत ही परिवर्तनकारी था और इसी कारण हमारा देश आज़ाद हुआ। उसी साहित्य की हम बात करें तो वो परंपरा आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे युग में आ गई कि आज का आधुनिक काल जो है 1857 से लेकर आज का जो युग है उसमें धीरे धीरे फिर उस साहित्य में परिवर्तन भी होने लगा। स्वतंत्रता और जनजागृति की बात करने वाला साहित्य धीरे धीरे व्यक्ति के प्रति भी जो है अलग से स्वतंत्र रचना करने लगा। कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में किस प्रकार से दुखी होता है मगर बाह्य रूप से वो नहीं कह पाता, तो उसके अंतर्मन का भी चित्रण होने लगा। किसी पारिवारिक समस्या को उद्घाटित करता हुआ साहित्य तो रचा गया, मगर एक निजी दाम्पत्य जीवन पर भी साहित्य रचा गया और इस प्रकार से समाज उन्मुख से लेकर धीरे धीरे व्यक्ति के उन्मुख रहकर आधुनिक काल का साहित्य बनने लगा। और वही साहित्य आपके कोर्स में, पाठ्यक्रम में पेपर 1 में और पेपर 2 में है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि आधुनिक काल में गद्य विधा का आविष्कार हुआ। गद्य विधा में कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, आलोचना, ये सभी विधाएं उन्होंने जन्म लिया और पद्य की भी विधाएं, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य जो है वो भी, उसकी भी परंपरा आगे बढ़ी। मगर उन विधाओं का विषय जो है वो क्या है? तो मनुष्य है, मनुष्य की संवेदना है, मनुष्य की समस्या है और इसी से ये आधुनिक काल का साहित्य आगे बढ़ा और उसी को हमें पढ़ना है और इसी से हमने इतने वीडियो प्रस्तुत किए। पेपर ना हो तो द्वितीय पेपर के समाविष्ट ही वह वीडियो प्रस्तुत होगा। अब तक के जो भी वीडियो थे वो पाठ्यक्रम के पहले आपको जो साहित्य के बारे में जानना चाहिए तब तक के वीडियो थे। धन्यवाद।